मेरा नाम है मेहरुन्निसा, कुंठित मर्द। कहानियाँ हमारे जीवन के अनुभवों से मिली होती है और एक ऐसा ही अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार मेरी कंपनी ने मुझे ऐसी जगह भेज दिया था जहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। उसे लोग अक्सर भूतिया गांव बोला करते थे। हमारी कंपनी को वहाँ मुनाफा नज़र आया कि वहाँ अपनी फैक्ट्री लगवा लेंगे। हमारी कंपनी जूता बनाती है, तो हमें ऐसी जगह चाहिए थी जो शहर से थोड़ा दूर हो और ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और सस्ता हो। तो मेरी कंपनी में एक काम करने वाले कर्मचारी ने मेरे बॉस को अपने गांव के बारे में बताया और बोला, मेरा घर है वहाँ, खाली पड़ा है। अगर आप जितना किराया कहीं और देंगे उसका आधा किराया मुझे दे दीजिएगा और मेरा घर जो 1 बीघा में है उसे आप फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल कर लीजिएगा। जैसी जगह आप चाहते हैं हमारा गांव बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप चाहो तो मैं आपको लेकर चलूँगा, या कोई भरोसेमंद आदमी हो तो उसको भेज दीजिए मेरे साथ, लेकिन अच्छा होगा कि आप ही चलिए। आप चलकर देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप मालिक हैं। बॉस को उसकी बात बहुत अच्छी लगी। वो सोचने लगे कि सही है, अगर किराया ना के बराबर रहा तो क्या फ़र्क पड़ता है, दूर हुआ भी तो। हमें कौन सा माल रोज लाना है, बस मशीन लगानी है, एक बार जनरेटर चला के माल बनाना है और पैकिंग के लिए गांव में सस्ते काम करने वाले भी मिल जाएंगे। बॉस तो बहुत खुश थे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था कि जाकर देखें। तो उन्होंने पूरी कंपनी में नज़र दौड़ाई तो उनको मैं नज़र आई। उन्होंने कहा, सीमा, तुम राजीव के साथ जाकर नई फैक्ट्री की जगह देखाओ। सब सही लगा तुम्हें तो हम जल्दी ही वहाँ अपनी अगली फैक्ट्री लगा देंगे। मैं हिचकिचाई, अभी मना करने की वजह ढूंढ ही रही थी अपने दिमाग में। तब तक बॉस ने कहा, वहाँ से आने के बाद 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेना, उसके पैसे नहीं कटेंगे। मैं खुश हो गई कि चलो 1 हफ्ते आराम करूँगी और तनख्वाह भी नहीं कटेगी। वाह, ऑफ़र अच्छा था। मैंने हाँ कर दी। राजीव को बॉस ने कहा, तुम दोनों बात कर लो, मैं गाड़ी और ड्राइवर का इंतज़ाम करवा देता हूँ। बॉस ये बोलकर चले गए। राजीव से पहले थोड़ी बहुत बातचीत थी, पर इतनी नहीं थी। फिर हम दोनों ने आपस में बात की। उसी वक्त राजीव ने कहा, सीमा, एक बात बोलूं? बॉस को मत बोलना। मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? फिर वो हिचकिचाते हुए बोला कि देखो, मैं तुम्हें अपने गांव तो ले चलूँगा। गाड़ी से जाने में पूरा 24 घंटे से भी ज़्यादा समय लग जाएगा। फिर गांव देखकर तुम वहाँ से अगर ट्रेन ले लो तो मैं अपनी मंगेतर से मिल लूँगा। मेरी शादी तय हुई है, वो मेरे गांव से दूर रहती है। गाड़ी है तो मैं सीधा उसके यहाँ ही चला जाऊँगा। लौटने के समय तुम अगर ट्रेन ले लोगी तो मैं मिल सकूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ गाड़ियाँ नहीं होती और इतनी बड़ी गाड़ी तो बिल्कुल किसी ने नहीं देखी होगी। मेरा दिल किया कि उसका मुंह नोच लूँ, पर फिर 1 हफ्ते की बिना तनख्वाह कटे छुट्टी याद आ गई। मैंने कहा, ठीक है राजीव, पर मुझे पहले स्टेशन छोड़ोगे? तब वो बोला, हाँ ठीक है, छोड़ दूंगा। हमारी बातचीत ख़त्म हुई। तभी गाड़ी लेकर ड्राइवर आ गया। बोला, चलो आप लोग। हम लोग गाड़ी में बैठे और राजीव के गांव जाने के लिए रवाना हो गए। शहर जब ख़त्म हुआ तो गांव आने लगे। पहले बड़े बड़े गांव, फिर छोटे छोटे, फिर ढेर सारी खाली जगह, फिर एक बड़ा सा गांव, फिर रेगिस्तान ही रेगिस्तान, फिर एक गांव। मैं राजीव को कहने लगी, राजीव, तुम्हारा गांव इसी दुनिया में है ना? वो मेरी इस बात पर हंस पड़ा। बोला, हाँ सीमा, इसी दुनिया में है। दूर है तभी तो वहाँ साधन संसाधन की इतनी कमी है। अब तो लोग गांव छोड़ कर दूर दूसरे गांव शहर चले गए हैं।
हमारे गांव में लोग भी बहुत कम हैं, कोई बाज़ार भी नहीं है। बाज़ार करने भी हमें दूसरे गांव जाना पड़ता है। हमारे गांव में पानी भी नहीं है, बारिश भी नहीं होती, लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। इसीलिए जब बॉस जगह ढूंढ रहे थे तो मैंने अपना गांव बता दिया कि क्या पता फैक्ट्री लग जाने से थोड़े हालात भी ठीक हो जाएं। वैसे भी बॉस को कौन सा फैक्ट्री में सामान हर रोज़ लाना है, 15 दिन में एक बार ही तो स्टॉक निकलवाते हैं। फिर मैंने पूछा, कोई सरकारी मदद नहीं मिलती क्या? राजीव बोला, बहुत साल पहले ही सरकार ने गांव खाली करने को कह दिया था, क्योंकि वहाँ की ज़मीन बंजर है, पानी तक नहीं है। लेकिन जो लोग बहुत पुराने हैं वो वहीं मरना चाहते हैं, पर निकलना नहीं। हम लोग पूरा सफ़र बात करते रहे। फिर मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। फिर राजीव ने मुझे उठाया, बोला 5 घंटे से सोई हुई हो, चलो उठो, गांव आने वाला है। सुबह होने वाली थी। मैं उठी और ख़ुद को ठीक किया, पानी पिया। ये तो एक अच्छी बात हुई थी कि हम कुछ खाने पीने का सामान लेकर गए थे। फिर सुबह सुबह ही हम वहाँ पहुँच गए। गांव बहुत छोटा सा था, गिने चुने 15-16 घर थे। लेकिन एक बात अच्छी थी कि रेलवे स्टेशन पास में ही था, बिल्कुल गांव से होकर निकलता था। पुराना गांव था शायद, इसीलिए वो स्टेशन वहाँ था। राजीव ने कहा, यहाँ ट्रेन 5 मिनट के लिए ही रुकती है और 24 घंटे में बस एक ही ट्रेन गुजरती है। फिर उसने कहा, यहीं तुमको आना है शाम को, रात 2 बजे ट्रेन यहाँ से गुजरेगा, तुम्हें वही पकड़नी है। फिर अगले स्टेशन पर उतरकर वहाँ से अपने घर के लिए बस जाए तो बस, ट्रेन जाए तो ट्रेन, या कोई गाड़ी जाए तो वो कर लेना। मैंने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं, देखते हैं। देख तो ले। फिर हमने जगह देखी। मुझे तो कुछ खास नहीं लगी। अगर मुझे अपना काम करना होता तो मैं तो बिल्कुल नहीं घुलती यहाँ। मैं यही बात सोच रही थी कि जाकर बोल दूंगी। फिर वहाँ गांव में मोबाइल का नेटवर्क तक नहीं पकड़ता, फैक्ट्री चलेगी कैसे? और मुझे कोई औरत बच्चा भी नज़र नहीं आया। हो सकता है सब अपने घर में हो। मुझे बड़ी बकवास और बेकार जगह लगी। हाँ, अगर कोई छुपना चाहता हो तो बहुत अच्छी जगह है। खैर, देखते करते शाम हो गई। राजीव ने कहा, अब जैसे कि हम दोनों ने पहले ही बात की थी इस बारे में, तो अब हम लोग निकलते हैं, तुम स्टेशन पर ही चली जाओ। अच्छा सुनो, वहाँ फ़ोन का नेटवर्क नहीं पकड़ता है, स्टेशन पर पकड़ता है कभी कभी। चलो हम लोग निकलते हैं। मैं बड़े बुझे मन से स्टेशन में दाखिल हुई और स्टेशन की बाउंड्री पर चढ़कर एक फूस का छपरा सा डला हुआ था, वहाँ ही बैठ गई। टाइम देखा तो अभी बहुत समय था, तो मैं इधर उधर देखने लगी। फिर सामने एक लाइट का खंबा भी लगा हुआ था। उसमें लाइट तो कभी जल रही थी, कभी बुझ रही थी, फिर ठीक हो गई लाइट और बड़ी मध्यम सी जलने लगी। मेरी जान में जान आ गई। चलो कुछ तो जला, बड़ा ही डरावना लग रहा था। फिर मैंने इधर उधर मुआयना किया तो देखा एक अधेड़ उम्र का आदमी स्टेशन पर खड़ा था। मैं भी अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। रात का वक्त था। मैं सोचने लगी, अभी तो कोई नहीं था। खैर, शायद इनको पता होगी ट्रेन कब आनी है। मैं इत्मीनान हो गई। वैसे तो मैं जब अकेली सफ़र करती हूँ तो हाथ में मोबाइल की जगह किताब को रहने देती हूँ, क्योंकि मोबाइल में आप ज़्यादा खो जाते हैं और वो आपके कान को भी बंद कर देता है। ये बात तो किताब के साथ भी है, मगर किताब शोर नहीं करता, आपके कान को वो खुला रहने देता है। उस दिन भी मैं ट्रेन का इंतज़ार करते बैठी स्टेशन पर मध्यम लाइट के नीचे अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रही थी कि मेरे कानों ने सिसकियाँ सुनी जो मेरे ठीक पीछे से आ रही थी। जब मैंने पलट कर देखा तो वो आदमी
जो दूर खड़ा मुझे नजर आया था वो था। मैं घबराई हुई जल्दी से उठ खड़ी हुई। मैं हैरत से उसे देखने लगी और कपकपाती आवाज में उससे पूछा, क्या हुआ भाई साहब? उसने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे देखकर अपनी आंखों को पोंछते हुए बोला, क्या आप मेरी मदद करेंगी? मैंने कहा, हाँ शायद। किस तरह की मदद चाहिए आपको? बोलिए, मुझसे हो पाया तो मैं ज़रूर करूँगी। उसने कहा, एक औरत ही कर सकती है मेरी मदद। मैं तो पहले ही बहुत घबराई हुई थी। उसकी इस बात से तो और मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं अकेली थी और स्टेशन पे कोई और था भी नहीं। फिर मैं घबराए इधर उधर देखने लगी। तभी मुझे 2 लोग और नजर आए। उन लोगों को देखकर दिल में तसल्ली हुई, लेकिन वो जो लोग थे वो दूर दूर बैठे अपने मोबाइल में हेडफोन लगाए कुछ देख रहे थे। मैं डर तो बहुत रही थी, मगर मैं ये नहीं चाहती थी कि ये डर इस आदमी को पता चले। मैं खुद को संभालते हुए उससे बोली, कहिए क्या मदद चाहिए आपको? और फिर मैं सोचने लगी, आधी उम्र का तो है, मैं इसे धक्का देकर भाग सकती हूँ। फिर अपने दिमाग को इत्मीनान कर उसके सामने हाजिर कर दिया। बोलिए, क्या बात है? वो मुझे बोला कि मैं सामने वाले इलाके में रहता हूँ। मेरी बीवी है जो इस वक्त अकेली है, उसे बच्चा होने वाला है और ये गांव में अस्पताल नहीं है और ना ही कोई सवारी इस वक्त मिल रही है कि मैं उसे लेकर शहर चला जाऊं। क्या आप चलकर उसे देख लेंगी? मैं इतनी तो बेवकूफ़ नहीं थी कि वो बोले और मैं उसके साथ चल दूं। मैंने धीरे से अपने बैग में हाथ डाला और अपने फ़ोन से इमरजेंसी बटन दबा दिया। मुझे राजीव की वो बात याद थी कि यहाँ नेटवर्क आता है और कहीं नहीं। उससे ये हुआ कि मेरी कॉल मेरे जान पहचान वालों के पास तो गया ही, साथ में पुलिस के पास भी गया। कुछ सेटिंग करनी पड़ती है फ़ोन में। फिर वो आदमी मुझसे मिन्नतें करने लगा कि प्लीज़ चलिए, वरना मेरी पत्नी मर जाएगी। अब मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ डर लगने लगा था। मैं अपने डर को दबा नहीं पाई। मैं ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी ताकि दूर बैठे वो लोग सुन ले, मगर वो कहाँ सुनने वाले थे। उनके कान में तो हेडफोन लगा था। जब मेरी आवाज़ तेज़ हुई तो वो आदमी जो पहले मिन्नतें कर रहा था, अब वो आंखों में गुस्सा लिए बोलने लगा कि आपको चलना ही होगा। अब मैं समझ गई, ये बहरूपिया मुझे बहका रहा है। तो मैं उन आदमियों के पास भागी जो दूर बैठे थे। फिर वो आदमी मेरे पीछे पीछे भागने लगा। मैं जैसे ही उन आदमियों के पास पहुंची, वो आदमी उठ खड़े हुए और तमाशा देखने लगे। मैं उन लोगों से सारी बात बताने लगी तो वो तो पहले मेरी बात सुने, फिर मुझ पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और वो आदमी भी हंसने लगा। मतलब ये सब मिले हुए थे। मैं समझ गई थी कि मैं बुरी तरह फंस गई हूँ। अब मैं क्या करूँ ये सोच ही रही थी कि ट्रेन की आवाज़ आई। जब तक वो तीनों ने मुझे जकड़ लिया और मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे वहाँ से उठा ले जाकर मुझे उसी गांव के एक घर में बंद कर दिया। 8-10 घंटे में अंधेरे कमरे में बंधी हुई पड़ी रही। कोई पूछने या देखने नहीं आया। फिर मुझे बाहर से आदमियों की आवाज़ आ रही थी। कोई कह रहा था कि खाना दे दो, पर हाथ बस एक ही खोलना, बाकी दोनों पैर और एक हाथ ऐसे ही कुर्सी से बंधे रहने देना। उन लोगों ने मुझे क्यों बांध के रखा था पता नहीं। कुछ बुरा होगा ऐसा मुझे अंदेशा हो रहा था। वही आदमी मेरे पास आया, मुझे खाना दिया और मुझसे बोला कि खाना खा लो। मैं ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। तुमने इस गांव की हालत देखी है, यहाँ जहर खाने को भी नहीं मिलता। अब तुमको कैद करके मुझे इतने पैसे तो मिल जाएंगे कि मैं दूसरे गांव या शहर जाकर बस सकूं। मैंने कहा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुमको दूंगी, उससे ज़्यादा भी दूंगी। तुम चाहो तो मेरे साथ चलकर ले लो, पर मुझे इस तरह कैद मत करो। वो बोला वो तो मैं ले ही लूँगा, पर तुमसे नहीं। मैंने कहा, मेरा कोई नहीं है, बस एक भाई है जो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मुझे जाने दो। वो बोला, रुक जाओ सुबह तक, फिर सोचेंगे। मैंने खाना खा लिया
अब सुबह का इंतज़ार था। अब मुझे कैद हुए 24 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके थे। मैंने जो इमरजेंसी कॉल लगाई थी वो मेरे भाई को भी गई थी और मेरे चाचा को भी और एक पुलिस वाले को भी जो हमारे जान पहचान का ही था। वो लोग मुझे ढूंढते हुए पहले मेरे ऑफिस गए, फिर ऑफिस में बॉस पहले ही हमारी रिपोर्ट कर चुका था क्योंकि ना मेरा फ़ोन लग रहा था ना ही राजीव का। फिर सुबह हुई, मुझे फिर आवाज़ आई। इस बार लोग ज़्यादा थे ऐसा लग रहा था। फिर जब दरवाज़ा खुला तो मैं देखकर हैरान रह गई। उन आदमियों के साथ राजीव भी था। उसे देख मेरे होश उड़ गए कि इसने आखिर मुझे ऐसे क्यों बंधवाया है। मेरी तो कोई दुश्मनी भी नहीं है इसके साथ, फिर आखिर क्यों? तभी राजीव मेरा हाथ खोलने लगा और बोला, देखो मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हारी जगह बॉस को होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी किस्मत ख़राब है कि तुम उनकी जगह चली आई। मुझे उन्हें अपने गांव में ले आकर बंदी बनाना था ताकि मैं उनसे अपने अपमान का बदला ले सकूं। उन्होंने, तुम्हें याद है, 6 महीने पहले जब हिसाब गड़बड़ाया था तो पूरी कंपनी के सामने मुझे चोर कहा था बॉस ने और मुझे पुलिस के हवाले कर दिया था। हाँ, मैंने कहा हाँ याद है मुझे, लेकिन बाद में तुम्हें वही तो वापस भी लाए थे। सबके सामने माफ़ी भी मांगी थी और तुम्हारी सैलरी भी तो बढ़ा दी थी। हाँ, बढ़ाता क्यों नहीं बुढ़ा, गलती उसी ने की थी। मैंने कहा वो तो तुम चंद घंटों के लिए ही तो हिरासत में थे, गलत फहमी दूर हुई तो वापस ले आए। बोला उस चंद घंटों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। पुलिस वालों ने मुझे ऐसी ऐसी जगह मारा कि मैं अब कभी बाप नहीं बन सकता। मैंने कहा तुम वो गुस्सा अब तक दबाए बैठे हो राजीव, ये गलत बात है। अब मुझे खोलो, मजाक बंद करो। मैं ये सब किसी से नहीं बोलूँगी। अब ख़त्म करो ये ड्रामा, मुझे जाने दो, मुझे तकलीफ़ हो रही है। लेकिन राजीव सुन ही नहीं रहा था। वो मुझे कमरे से घसीटते हुए बाहर लेकर जा रहा था। तभी मेरा भाई, बॉस और पुलिस वाले मेरे उस इमरजेंसी कॉल की वजह से मेरे पास पहुंच चुके थे। हाँ, थोड़ी देर हुई आने में। वो गांव था भी तो बहुत दूर, लेकिन मेरी जान बच गई। अभी राजीव जेल में है और मैंने भी वो कंपनी छोड़ दी है। अब मैंने अपना काम शुरू किया है। मैं शादी भी कर चुकी हूँ। अच्छा खुशहाल परिवार है मेरा। मैं बहुत खुश हूँ। बस ज़िंदगी के कुछ हादसे भुलाए नहीं जाते, इसीलिए आप लोगों से शेयर किया। उम्मीद है आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी, क्योंकि कहानियाँ हमारे जीवन के अनुभवों से मिली होती है और हर रोज़ मैं अपनी और लोगों की ज़िंदगी से मिले अनुभवों से एक कहानी लेकर आती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस कहानी से ज़िंदगी की सीख ले सकते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी होगी मेरी कहानी तो कमेंट में ज़रूर लिख भेजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं रोज़ आप लोगों के लिए नई कहानियाँ लेकर आऊँ। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।